सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए मॉक टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ऑल इंडिया आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट अल्टीमेट लाइव टेस्ट 07 के नाम से। ठीक है जी। आप सभी को पता है कल से यानी कि 7 अगस्त से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से लग जाना है। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट लगाना है, डेली। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम हो तब तक डेली मॉक टेस्ट लगाना है ना। तो उसी क्रम में आज हम ये वाला मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, और इससे पहले भी हमने 12th लेवल के काफ़ी सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखा हुआ है। तो अगर आपको उन सभी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी देखना है तो आप इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, 12th लेवल एनटीपीसी मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितने भी 12th लेवल के इससे पहले हमने मॉक टेस्ट सॉल्यूशन देखे हैं उन सभी का सॉल्यूशन आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, है ना। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर आप वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, तो चलिए फिर आज देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुँचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। चलिए भाई, शुरू हो गया। तो भाई हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप सभी को पता है इससे पहले क्या हो रहा था कि आपको मिक्स होके क्वेश्चंस मिल रहे थे, है ना। बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, आपको सेक्शन वाइज डिवाइड होके क्वेश्चंस दिखेंगे, है ना। जो एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हुआ है, आपने देखा होगा ना, जो मॉक टेस्ट आया था आरआरबी की वेबसाइट पर, एक मॉक टेस्ट अपलोड किया गया था, तो उसके बारे में हमने भी आपको बताया था। तो उसमें क्या किया गया है, अब आपको ये पैटर्न चेंज करके दिखाया गया है ना। उसमें मैथ्स, जीके जीएस और रीजनिंग को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके दिया हुआ है। इट मीन्स कि एग्जाम में भी ऐसे ही आने वाला है ना। हालांकि ग्रेजुएशन लेवल में ऐसा नहीं आया था, ग्रेजुएशन में मिक्स होके आया था, बट इसमें ऐसे ही अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड होके आने वाला है। तो इसीलिए इस नए पैटर्न पर टेक्स्ट बुक ने भी डिज़ाइन कर दिया है मॉक टेस्ट को। ठीक है, तो अब आपको अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। अब आपकी ये अप्रोच पहले से ही फिक्स होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, कि आपको ये पता हो कि आपको एग्जाम में जाके पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, बाद में कौन सा, फिर लास्ट में कौन सा, किस सेक्शन को कितना कितना टाइम देना है। ये सारी चीज़ें आपको अभी से ही सोच कर जानी है एग्जाम में। ठीक है, चेंज नहीं करना। बाकी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी मैं शुरू से ही देखते हुए चलेंगे ना। पहले मैथ्स का सॉल्यूशन देख लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 मिनट्स का टाइम है, जो कि बहुत होता है, कोई दिक्कत वाली बात रहती नहीं है, टाइम की कमी नहीं है कुछ। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग को देख लेंगे, और फिर एंड में 5-10 मिनट में जीके जीएस को देख लेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से कोशिश करेंगे। बाकी आप ऐसा भी कर सकते हो कि जाके या तो इसी अप्रोच से करो कि पहले मैथ्स या रीजनिंग को कर लो, एंड में आप 15 मिनट बचा लो जीके जीएस के लिए। ठीक है, ये है जीके जीएस के लिए 15 मिनट बचा लो। बाकी का जो टाइम है 75 मिनट का, उसमें इन दोनों सेक्शंस को 70 क्वेश्चन, सॉरी 60 क्वेश्चन के लिए 75 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कर लोगे आप। तो इस तरह से पहले से एग्जाम से पहले सोच के जाना जो भी चीज़ है ना। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, इंग्लिश में पढ़ लेना। हम देखेंगे हिंदी में इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है भाई, बोर्ड मास का रूल आप इसमें लगाएंगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर भी पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। आप ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो इससे ये खत्म, यहाँ पे एक बचा, तो दो एकम दो, ये दो बच गया, तो 4 दूनी 8 प्लस 2 - 1/2, तो ये क्या हो गया 10 -1/2 यानी कि 9.5 हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 9.5 बचा, ये 9.5 हो गया, और इंटू 2 करा तो 9 दूनी 18 और एक 19 बचा। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया, 19 हो गया। अगेन यहाँ पे ऑफ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 बचा, 3 एकम 3, 2 और एक 3, 3 + 19 कितना हो जाएगा, 20 और 2 22। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। करण का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 3 वर्ष बाद हुआ था। उनके पिता की उनके पिता उनकी माँ से 6 वर्ष बड़े हैं, लेकिन करण जिसकी वर्तमान आयु 12 वर्ष है,
से 26 वर्ष बड़े हैं तो उसकी माँ का विवाह किस आयु में हुआ था? तो वो विवाह के 3 वर्ष बाद पैदा हुआ है। पिता से 6 वर्ष छोटी है माँ। करण की वर्तमान आयु 12 साल है। और इसके पिता इससे कितने वर्ष बड़े हैं? 26 वर्ष बड़े हैं। ठीक है। इससे 26 वर्ष बड़े हैं तो अभी हाल फिलहाल उनकी एज क्या होगी? अगर मैं बहुत बेसिक से बताऊं तो 38 इनकी अभी एज होगी। ठीक है। और अगर ये 12 साल इसकी एज घटा दें, मतलब इसमें से 12 साल हटा दें क्योंकि इनका जो बच्चा है वो 12 साल का हो चुका है। तो 12 साल पहले इनका बच्चा हुआ था, तो जब बच्चा हुआ था तो तब इनकी एज जो थी वो 26 थी। जब इनका पुत्र जन्मा तो उनकी एज 26 थी। लेकिन शादी के 3 वर्ष बाद जन्मा था ये। तो शादी कब हुई होगी? 23 में हुई होगी। ठीक है। और इनकी माँ जो है इनके पिताजी से कितने वर्ष छोटी हैं? 6 वर्ष छोटी हैं। तो 23 में से 6 का कितना बचा? 17। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आकाश की मासिक आय इतने रुपए है तथा उसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी? आप सभी को पता है, छोटी सी बात, जो इनकम होती है वो बराबर होती है कंजप्शन प्लस सेविंग के। तो उसने बोला खर्चा जो है 60% कर लेता है, तो इनकम का 60% उसने खर्चा कर लिया तो बचा कितना रहा होगा? 40% बचा रहा होगा। तो टोटल इनकम उसकी इतनी है, इसमें से 40% बचेगा तो कितना बचेगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। एक सेकेंड। 4 6 24 4 9 37 38। 1 जीरो कहाँ गया भाई? अच्छा हाँ, 40% बचेगा ना। तो 3840, तो 3840 ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, माध्यिका बतानी है, मीडियन बतानी है। और इतना इजी डेटा दे रखा है। आई थिंक बहुत इजी पेपर बनाया है शायद ये भी, क्योंकि कल आपका एग्जाम है ना। तो कॉन्फिडेंस देने के लिए शायद। बाकी अभी तो 4 ही क्वेश्चन हुए हैं, देखते हैं आगे। माध्यिका क्या है? तो माध्यिका आप सभी को पता है, या तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करें पहले, उसके बाद जो बीच में आएगी वैल्यू वो माध्यिका होती है। ठीक है। तो छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, 5, उसके बाद 6 आएगा। ठीक है, फिर 7 आएगा, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो 3 इधर गया, 3 इधर गया, बीच में कौन आ गया? 8 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 20 दी माध्यिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू होने वाला है। इसके बाद आपका एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होना है। इसके बाद आपका ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होना है। ठीक है। और जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसका अगस्त के महीने में ही आपका सीजीएल का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऐसे समय में अगर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है आपका मॉक टेस्ट। ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लगाना, है ना। तो मॉक टेस्ट के लिए अगर आपने अभी तक भी टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा है तो अभी खरीद लीजिए। ठीक। तो टेक्स्ट बुक के मिशन ऑफिसर के तहत आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मात्र 483 रुपये में देखने को मिल जाएगा। और वहीं आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मैक्स मात्र 615 रुपये में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको यूज़ करना होगा हमारा कूपन कोड MOCK10, जिसके माध्यम से आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 12% ऑफ। और ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र आपको 483 में देखने को मिल जाएगा। गाइज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो विदाउट टेस्ट सीरीज तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है कि आपकी रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। इसीलिए टेक्स्ट बुक पास लो, जहाँ पे आपको मिलेगा वन पास ऑल एग्जाम्स। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आपको 800 से अधिक एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको एसएससी से लेकर डिफेंस, टीचिंग, इंजीनियरिंग और बैंकिंग तक सभी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पे 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स। हर टेस्ट के बाद आपको मिलेगा डीप ब्रेकडाउन, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हैं, कहाँ आपसे गलतियां हो रही हैं, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना लग रहा है, और आपका स्कोर अदर्स से कितना बेटर है या कितना पीछे है। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी देखते हैं, यहाँ पे आपको आपकी रैंक दिखाई जाएगी, स्कोर आपका दिखाया जाएगा, आपने कितना अटेम्प्ट किया, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी प्लस आपकी परसेंटाइल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस कंपटीशन में कहाँ पे खड़े हो, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
और साथ ही साथ यहाँ पे ये आपको दिखाएगा आपकी ऑल इंडिया रैंक और लीडर बोर्ड। देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स के बीच। ये टेक्स्ट बुक आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बताता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर 5.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। तो आप वही एस्पिरेंट्स के साथ compete कर रहे होंगे जो असली एग्जाम में आपके साथ होंगे। और साथ ही साथ आप अपना स्कोर टॉपर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा, टॉपर्स का स्कोर क्या रहा, उनकी एक्यूरेसी, उनका टाइम, इन सभी को आप अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि इससे आपको ये समझ में आता है कि आप अभी कंपटीशन में कितना पीछे हैं और आपको कितना इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस लेवल तक आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको डेली यहाँ पे लाइव क्विज़ेस देखने को मिलेंगी। डेली आपको यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनलिमिटेड प्रैक्टिस और री अटेम्प्ट्स। प्रो यूजर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना टेस्ट आप दे सकते हैं, गलतियों को री अटेम्प्ट कर सकते हैं और बार बार इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बाय करते हैं तो इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्मार्ट स्टडी नोट्स और रिवीजन। 10,000 से ज़्यादा एक्सपर्ट मेड स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं। स्मार्ट पीडीएफ्स हैं जिसमें टैप करते ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। प्लस आपको मिलते हैं क्विक माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट्स रिवीजन के लिए। एंड 24/7 एआई डाउट सॉल्वर प्लस एक्सपर्ट सपोर्ट। तो कोई भी सवाल हो रात के 2 बजे भी आप एआई चैटबॉट से तुरंत सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो यदि अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है तो जाकर अभी बाय करिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः इतने इतने घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ए और बी जो है खाली करने वाले हैं कितने कितने घंटे में, 16 और 24 घंटे में। और जो सी है ये भरने वाला है कितने घंटे में, 4 घंटे में। ठीक है, ए बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने समय के बाद 35% भर जाएगा। तो देखो भाई इनकी एफिशिएंसी निकालो कितनी हो जाएगी, 24 दूनी 48, तो 12 हो गया इसमें प्लस, 24 दूनी 48 माइनस का है, 16 तिया 48 माइनस का है। जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तो ये तो 5 मिला के खाली कर देते हैं और ये 12 भरता है, तो कुल मिला के 1 घंटे में 7 यूनिट भरी जाती है। ठीक है, अब काम कितना करना है, इसका 35%, टोटल का 35%, तो टोटल इतना है, इसका 35% इतना हो गया। इस काम को करना है तो ये कितने देर में भर जाएगा ये आपको बताना है। तो 1 घंटे में 7 यूनिट भरता है, तो इस टोटल काम को कितने घंटे में भर देगा, तो 7 से भाग दे दो इसको। ठीक है, तो 7 पंजे 35, 5 एकम 5 दूनी 10 20। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 2 चौका 2.4। इसको और काट दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2/5। 2 सही, 2/5। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर चलती है और धारा की चाल इतनी दे रखी है। शांत जल में नाव की चाल यानी कि एक्स आपको बतानी है। शांत जल में नाव की चाल को कहते हैं एक्स और धारा की चाल को कहते हैं वाई। अब धारा के प्रतिकूल, जब धारा के प्रतिकूल कोई डिस्टेंस चला जाता है तो वो जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है वो माइनस हो जाती है। प्रतिकूल में क्या होता है, माइनस हो जाता है। डिस्टेंस कितना है, 10, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर टाइम होता है। तो टाइम कितना दे रखा, 50 मिनट। स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई कितना है, धारा की चाल है 3। अभी 50 मिनट दे रखा है, इसको घंटे में कन्वर्ट कर दो। 50 मिनट है नहीं, तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो किससे, 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये खत्म। अभी ऐसे ऐसे क्रॉस कर दो तो 60 बराबर 5x - 15 ऐसे कर दो, या फिर 5 को डायरेक्ट नीचे ले आओ, जैसे मर्जी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 75/5। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15, सॉरी 25 कह रहा हूँ मैं। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 15 आ गई ना एक्स की वैल्यू। ये पूछा है ना नाव की चाल 15। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 50% में से 10 को घटा दिया जाए तो परिणाम 110 होता है। संख्या का मान क्या बताना है। 50% में से 10 को घटाया तो 10 इसमें से जोड़ दो। 120 50% है तो 240, 100% हो गया। सिंपल। नहीं अगर आप समझ पाए तो देखो, किसी के 50% में से मैंने 10 को घटाया, तो आप एक्स ऐसे मान लो, एक्स एक्स का 50%, इसमें से 10 घटा दिया तो कितना आ गया, 110 आ गया। इस 10 को इधर ले जाओगे तो प्लस में 10 चला जाएगा यहाँ से हट के, तो x/2 कितना आ गया, 120 आ गया। और ये 2 इधर चला जाएगा, इन 2 में तो 200
40 हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप सोच सकते थे कि 50% में से मैंने 10 घटाया जब ही आया है। अगर मैंने 10 ना घटाया होता तो वो 50% होता है, यानी कि 120 जो था वो 50% है, तो 240 जो है वो 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वृत्त में ये सब दिया हुआ है, क्या पूछा है इसने, बीडी की लंबाई पूछी है, फिगर दे रखा है, वैसे पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, सीधा आपको पता ही होगा इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप, बट पढ़ लेते हैं। ए बी बराबर दे रखा है आपको 12, डी सी बराबर दे रखा है आपको, सी डी बराबर दे रखा है, डी सी बराबर 8, बी डी, यानी इसकी लंबाई बतानी है। इस फिगर में, इस तरह की फिगर में वो करना क्या होता है, जो बाहर वाला है ना ये, इसका स्क्वायर यानी कि सी डी का स्क्वायर बराबर होता है इसके, मतलब अंदर वाले को छोड़ के बाकी, जैसे ए डी इंटू बी डी। ठीक है, ये अंदर वाले ए बी को छोड़कर एक बार पूरा और एक बार बाहर वाला इसके बराबर होता है। तो अब सी डी कितना दे रखा है, सी डी आपको दे रखा है 8, तो 8 अट्टे 64 बराबर। ए डी आपको कितना दे रखा है, ए डी नहीं दे रखा, तो ये जो बी है ना बी डी, इसको आप एक्स मान लो, तो ए डी कितना हो जाएगा 12 + x। ठीक है, इंटू बी डी कितना है एक्स, तो आपको एक्स ही बताना है कितना होगा। तो अब देखो इसमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है एक्स बताना है और एक्स की वैल्यू ऑप्शंस में दे रखी है। तो ऑप्शन पुट करके देख लो एक बार, रूट को पहले पुट मत करो, बाद में पुट करना है इसको। देखो पहले 6 को पुट करो यहाँ पे, 12 और 6 18, यहाँ भी 6 आ जाएगा, 18 6 108, नहीं हो रहा सेटिस्फाई। 4 रखो यहाँ पे, 12 और 4 16, 16 चौका 64, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया 4। ठीक है, इतनी सी देर का काम है ऑप्शन अगर पुट करेंगे तो। ठीक है ना, 12 4 16, 16 चौका 64, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 होगी, जब भी तो सेटिस्फाई कर गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो मूलधन बताना है। 2 वर्ष के एस आई और सी आई का अंतर दे रखा है आपको, सी आई एस आई का अंतर सिंपल। 2 वर्ष के लिए एस आई और सी आई का अंतर क्या होता है, प्रिंसिपल का R% का R%। ठीक है, ये 2 साल के लिए होता है। अब क्या करेंगे, आप प्रिंसिपल का R% कितना है 25%, यानी कि 1/4 का 1/4 बराबर कितना दे रखा है 1725। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 × 5 = 80, 16 × 32 और 8 40, 16 × 7 = 112 और 4 116, 16 × 16 17 और 10 27, तो 27 600, ऑप्शन नंबर डी इज दी प्रिंसिपल। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मकान का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य की तुलना में एक वर्ष में 10% के मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन के रूप में होता है। यदि मकान का वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य कितना होगा। मकान का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य की तुलना में एक वर्ष में 10% का जो डेप्रिसिएशन आया था, 10% कीमत हर साल घट जाती है, ये कहना चाह रहा है। अगर आज इतनी कीमत है तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी, 10% घट जाएगी, यानी कि 9/10 बचेगी। फिर उसके अगले साल भी 10% घट जाएगी, फिर उसका भी 9/10 बचेगी, फिर अगले साल 10% घट जाएगी, फिर 9/10 बचेगी, 3 साल बाद इतनी हो गई। तो ये 3 0 से ये 3 0 खत्म, 9 का क्यूब 729 इंटू 4, तो 4 × 9 = 36, 4 × 2 = 8, 9 10 और 11, 4 7 28 और 1 29, आगे 3 0, तो 29 16, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने भाई, कॉट थीटा बराबर ये दे रखा है आपको और इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो। कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। लंब और आधार, बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है। कर तो सकते हैं वैसे बेसिक से, पर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप ऐसा ना करो कि थीटा की वैल्यू मान लो कुछ। तो कॉट फ्रैक्शन में देखें एक बार, टेबल में देख लेता हूँ मैं। कॉट 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 60 डिग्री अगर हम देखें तो कॉट 60 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है ना। तो इसको एक्स मान लो आप, इसको वाई मान लो, है ना। और थीटा कितना मान लिया हमने, 60 डिग्री मान लिया। तो अब देखो साइन 60 कितना होता है, एक्स कितना है 1, इंटू साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2। ठीक है, प्लस वाई कितना है √3 इंटू में कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है, अपॉन में एक्स 1 इंटू कॉस 60 कितना है 1/2, प्लस √3 इंटू √3/2। ठीक है,
देखो ये √3 प्लस √3 हो गया, तो टू रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 2√3 अपॉन में 2। तो 2 से 2 कैंसिल, नीचे क्या हो जाएगा, 1/2 सॉरी, प्लस 3/2, तो 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये √3/2 आना चाहिए। तो देख लो एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर करके देख लो, √3/2 आना चाहिए। 2 इंटू ऑप्शन में पुट करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट करते हैं, कोई नहीं। 2 इंटू एक्स कितना था, 1/√3 था ना, तो ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स कितना है 1, इंटू वाई कितना है √3 अपॉन में एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर 3, तो 2√3 अपॉन में 4, 2 एकम 2 दूनी 4, तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक वस्तु पर 18,000 रुपये मूल्य अंकित है और उस पर दी गई छूट इतने प्रतिशत है। विक्रय मूल्य को इतना रुपए करने के लिए अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए, कितने अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। ठीक है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट आप कौन सा तरीका फॉलो करेंगे, कोई सा भी कर लो। जैसे डायरेक्ट 12% की छूट दे दो पहले आप, इसमें 12% के लिए क्या करेंगे, 10% कितना हो गया 1800, 2% कितना हो जाएगा, 1% हो गया 180, 10% के लिए लास्ट की एक जीरो हटा दिया करो, और 100% 1% निकालने के लिए लास्ट के दो जीरो हटा दो। ठीक है। तो 18 दूनी 36, 360 हो गया, तो 0 6 11 2160 रुपये की छूट देनी है आपको। ठीक है। तो 16,000, 15,840 रुपये। ठीक है। 900, 16,000, 17, 18। ठीक है। तो 15,840 रुपये जो है, ये 12% की छूट के बाद आ गई वैल्यू। अब आपको कितनी छूट देनी है, तो आप ऐसा कर सकते हो, डायरेक्ट माइनस कर दो, कितने बेचना है आपको, 14,414 में बेचना है, तो 14,414.40 में बेचना है, तो कितने परसेंट की छूट देनी है देखना पड़ेगा। तो 0 6, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 4 1, तो 14,25.60 की छूट देनी है, किस पे, कितना मूल्य था, ये था, है ना। तो इस पर छूट देनी है आपको, तो इसका कितना परसेंटेज निकाल लो। तो इसमें से एक ज़ीरो तो ऐसे ही हटा दो आप पहले। ठीक है। एक के बाद पॉइंट है तो नीचे एक ज़ीरो लगा दो, ख़त्म। इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल आएगा, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ख़त्म। अब काटना शुरू करें इसको, तो 8 से कट सकता है कि 8 तिया 24, दोनों 16, 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 एकम 8, और 8 एकम 8 हो गया, 7 इधर गया, 8 नीम 72, और 4 8 72, और 6 8 अट्टे 64, तो 8 एकम 8, 6 इधर गया, 8 पंजे से 8 6 48, 8 सत्ते 56, और 4 2 6 8 अट्टे 64, 8 दूनी 16। हम्म, ये हो रहा है क्या, सीधा हो रहा है क्या, 200 और ये 1800, 2 नीम 18, और 9 दूनी 18। बिल्कुल भाई, ये 9 बार में कट रहा है पूरा, बाकी आप देख लो, पूरा काट के दिखा देता हूँ। ठीक है। 2 नीम 18, और 2 नीम 18, 11 से ही काटते हैं चलो, है ना, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, 6 इधर गया, तो 11 6 66, 11 दूनी 18, नीम में 162, तो 9% छूट दी जाएगी। ठीक है, बहुत बेसिक से आराम से किया है, इसमें कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। ठीक है। चलिए, इसमें क्या करेंगे आप, कैसे कर सकते हैं, 24, 24 और 4 28, -64, 16 17 18, 64 में से 28 गया, कितना बचा, 14 में से 8 गया, 8 6 14, और ये 14 में से 8 गया 6 3, तो -36/2, -2 आना चाहिए। ठीक है। लेट्स सी देखें, एक और एक, 3 दूनी 6 आ रहा है, नहीं, एक और एक, यहाँ पे एक रखा मैंने, यहाँ एक रखा है, तो एक और दो, 3 दूनी 6 आ गया, ये नहीं हो सकता, -1, दो माइनस का 2 आ गया, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, इतनी सी चीज़ करनी थी आपको। देखो मैंने क्या किया है, मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है, तो मैं सारे वेरिएबल को अपने हिसाब से मान लिया मैंने। ठीक है, मैंने माना एक्स और वाई जो है एक है, तो मैंने एक्स और वाई को एक बना दिया, इन सबको एक एक बना दिया। ठीक है। एक एक बनाने के बाद इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 24 4, और ये माइनस का 64 हो गया, तो 28 -64 अपॉन में ये कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ पे कितना बचा, -36/18, 18 दूनी 36, तो -2 आना चाहिए, तो -2 कैसे आया, -2 आया आपका
एक एक वैल्यू पुट करके देख ली मैंने यहाँ पे वाई की। तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6, तो ये तो हो नहीं सकता माइनस का 2। यहाँ पे एक पुट किया तो ये कितना है, -1 और 2, -2 आ गया। अब यहाँ पे देख लो आप चेक करके चाहें, 2 और 1 3, 3 चौक 12, ये भी नहीं हो सकता। -4 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो -2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है। अब देखो बेसिक से भी करके सोच सकते हो आप इसको, बेसिक से कैसे करोगे। कोई नहीं, अभी बहुत टाइम है इसलिए मैं समझा देता हूँ। अगर बेसिक से भी कर सकते हो आप इसको तो। ये मेरे को इसमें 4 कॉमन दिखाई दे रहा है और एक्स और वाई कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैंने 4xy को कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है। तो अंदर कितना बचा यहाँ पे, वाई स्क्वायर बचा, +4 × 6 = 24, एक वाई बचा बस, प्लस नहीं माइनस बचेगा यहाँ पे कितना, 16 × 4 = 64। ठीक है। नीचे कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है, 2x कॉमन है, नीचे वाई बचा, +2 × 8 = 16। ठीक है। एक्स से एक्स खत्म, 2 दूनी 4, ऊपर बचा 2y। अब यहाँ पे ना कुछ बचेगा तो इसको, ये जो ऊपर वाला है ना, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा ये बताना है। या तो आप ना क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो आपको पता है बाहर तो 2y बचेगा ही बचेगा। इसके बाद इससे इसको डिवाइड देंगे ना तो यहाँ पे कुछ बचेगा। या तो आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो बेसिक से, कि आप इसको पूरा डिवाइड कर दो और देख लो कि कितनी बार में जा रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक एक ऑप्शन को यहाँ पे पुट कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लिया हमने कि ये होता y+2 होता, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए ना। भाई मैंने कहा 10/2 है, तो यहाँ पे काटूंगा तो 5 आएगा। इट मीन्स कि 2 में 5 से गुणा करूंगा तो ऊपर वाला आना चाहिए ना। तो जो चीज़ आएगी उससे मैं इसमें गुणा करके देख रहा हूँ कि ऊपर वाला आएगा क्या। तो y² +2y +8y +16, माइनस तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो ये नहीं हो सकता। -16 भी तो चाहिए हमें। तो मैंने y-2 पुट किया तो y² -2y +8y -16 आ गया। लो y² +6y -16, यानी कि इससे इसको काटेंगे तो y-2 बचेगा। ये सेकेंड ही ऑप्शन में। ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया। बाकी सबसे बेस्ट जो है वो वही है, उसको फॉलो करो कि वैल्यू पुट कर लिया करो, एक एक मान लिया करो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। पहले 3 घंटे के लिए एक आदमी की गति इतने किलोमीटर प्रति घंटा है और अगले 3 घंटे के लिए उसकी गति इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ज्ञात कीजिए कि उसकी औसत गति, गति के औसत का कितना प्रतिशत है। पहले 3 घंटे के लिए इतने की स्पीड से चलता है, अगले 3 घंटे के लिए इतने की स्पीड से चलता है, तो ज्ञात कीजिए कि उसकी औसत गति, उसकी गति के औसत का कितना प्रतिशत है। तो पहले एवरेज स्पीड निकालो भाई, क्या बोल रहा है। 3 घंटे के लिए 30 की स्पीड से चलता है, तो एवरेज स्पीड आपको पता है, एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना चला होगा, 3 घंटे में 30 की स्पीड से चलता है। तो 1 घंटे में 30 चल रहा है, तो 3 घंटे में कितना चल रहा होगा, 90 चल रहा होगा। प्लस अगले 3 घंटे में वो 50 की स्पीड से, यानी कि 150 चल रहा होगा, 50 या 15, 3 3 घंटे यानी कि 6 घंटे टोटल चला है। तो ये कितना हो गया, 240/6। तो 6 × 4 = 24, 40 उसकी आ गई क्या, एवरेज स्पीड। अब बोला इसने कि उसकी एवरेज स्पीड, स्पीड के एवरेज का कितना परसेंट है, उसकी औसत गति, गति के औसत का कितना प्रतिशत है। गति का औसत कहाँ दिया है। अच्छा ये कहना चाह रहा है शायद कि इनका जो एवरेज है, ये जो इनकी स्पीड्स है ना, स्पीड के एवरेज का कितना परसेंट है। तो 30 और 50 का एवरेज कितना हो जाएगा, 80/2 = 40। तो 40 का कितना परसेंट है, 100% है, 100% है, ये होना चाहिए आई थिंक। अगर मैंने इस सवाल को सही समझा तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 मीटर की दौड़ में पंकज इतने की चाल से दौड़ता है। वह अरुण को 20 मीटर दौड़ने के बाद दौड़ना प्रारंभ करता है। अरुण के 20 मीटर दौड़ने के बाद दौड़ना प्रारंभ करता है और फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। तो अरुण की चाल बतानी है। तो पंकज भाई, पंकज जो है वो 140 मीटर की दौड़ में अरुण को 20 मीटर, देखो ये पंकज है, अरुण को 20 मीटर का स्टार्ट दे रहे हैं कि अरुण यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, 20 मीटर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है। अब ये पंकज दौड़ना शुरू करेगा, है ना। उसके बावजूद भी जब अरुण पहुंचेगा ना, अरुण से 4 सेकंड पहले ही वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि 4 सेकंड से हरा दिया उन्होंने। यही तो कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि जो, जब पंकज जी चलेंगे ना, पंकज चलेगा तो 140 मीटर जो डिस्टेंस है टोटल, तो इसको कितने टाइम में क्रॉस कर सकता है। अब पंकज जो है वो टोटल कितना टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, 140 मीटर की डिस्टेंस को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। स्पीड कितनी है इसकी, 2.5 स्पीड है। तो एक जीरो बढ़ा दी, 25 पंजे 125, 30 40 15 25 छिक्का 150, 56 सेकंड में क्या करेगा, वो क्रॉस कर देगा उसको। पंकज जो है 2.5 की स्पीड से जा रहा है, 140 मीटर जो है वो 56 सेकंड में क्रॉस कर देगा। बट अरुण जो है, अरुण क्या करेगा,
अरुण जो है उसको 4 सेकंड लेट, यानी कि 60 सेकंड में क्रॉस करेगा। बट एक चीज़ और ध्यान रखना, अरुण जो है वो 140 मीटर नहीं चलेगा। 140 मीटर अरुण नहीं चलेगा इतने सेकंड में। अरुण तो ये जो 20 मीटर का स्टार्ट ले चुका है यहाँ तक, है ना। तो इसको 20 मीटर डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। 120 मीटर डिस्टेंस चढ़ेगा चलेगा अरुण यहाँ से यहाँ तक। हम इससे कंपेयर करें ना पंकज से, तो जब पंकज दौड़ना शुरू करेगा तब तक तो अरुण ने 20 मीटर दौड़ लिया, तो उसको तो हटा दो। अब पंकज जब दौड़ना शुरू करता है तो अरुण ने 20 मीटर दौड़ लिया, हटा दो, अरुण को केवल 120 मीटर दौड़ना है। बट पंकज क्या करता है, 140 मीटर दौड़ जाता है 56 सेकंड में। फिर भी अरुण क्या है, पीछे है 4 सेकंड, यानी कि अब जो अरुण है उसको 60 सेकंड लगेंगे। और डिस्टेंस को कितना कवर करना है, 120। तो 120 का डिस्टेंस 60 सेकंड में, यानी कि 2 मीटर 1 सेकंड में क्रॉस करेगा। स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रैखिक समीकरणों इतने और इतने के युग्म युग्म के हलों की संख्या बतानी है। हल आपको पता है क्या होता है, देखो एक्स, एक्स कह रहा हूँ A1/A2 बराबर A2, ये बराबर है, ठीक है। अपॉन में B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें रेखाएं कैसी होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, समपाती होती है, और अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, ठीक है। अनंत हल होते हैं। और इसमें A1/A2 यदि ना हो इक्वल B1/B2 के, तो इसमें क्या होता है, केवल इसमें आपका एक हल होता है ना, एक हल होता है। और जब आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो इसमें आपका कोई हल नहीं। सॉरी भाई, थोड़ा सा कुछ पूछने के लिए आई थी माता। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या बता रहे थे हम। तो कोई हल नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, क्या पूछा है इसने, कितने हल होंगे, हलों की संख्या है ना। तो ये सब एक्स का मल्टीपल जो होता है वो A1 होगा, और इसमें एक्स का जो मल्टीपल है वो A2 होगा, ठीक है। तो अब इसमें पुट करके देख लेते हैं आप। एक्स का मल्टीपल क्या है, यहाँ पे एक है, अपॉन में यहाँ पे क्या है, 2। और अब वाई का मल्टीपल यहाँ पे क्या है, 2। अपॉन में यहाँ पे वाई का मल्टीपल क्या है, 4। यहाँ पे C1 का मल्टीपल क्या है, -8। अब ये 16 को इधर ले आओ, ये -16 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/2, अब ये भी 1/2 हो गया, और ये भी 1/2 हो गया, तो तीनों बराबर हो गए। जब तीनों बराबर होते हैं तो इसके क्या हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, पूछा जाता है रेलवे में बार बार। चलिए, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, पूरी कक्षा का औसत वजन इतना है, लड़कियों का औसत वजन इतना है, लड़कों का औसत वजन बताना है कितना होगा। देखो 60 विद्यार्थी हैं टोटल, 40% लड़कियां हैं, तो ये गर्ल्स और ये बॉयज़। पूरी कक्षा का औसत वजन दे रखा है, लड़कियों का दे रखा है। जब पूरी का दिया हो, मतलब सभी चीज़ों का दिया हो और एक चीज़ का दिया हो, अलग अलग दिया हो दोनों का, है ना। केवल एक का दिया हो दूसरे का पूछे, कुल मिला के दो का अलग अलग और एक ओवरऑल दिया हो, तो एलिगेशन लगाते हैं आप, ठीक है। 60 विद्यार्थी हैं, 40% लड़कियां हैं। 40% लड़कियों का मतलब है 6 चौक 24, 24 लड़कियां हैं, तो 6 6 36 लड़के हो गए 36, ठीक है। 60 में से 24 लड़कियां, 36 लड़के हो गए, ठीक है। और पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है, 59.2 है, ठीक है। लड़कियों का औसत वजन है 55, ठीक है, ठीक है। लड़कों का औसत वजन क्या है, ये आपको बताना है ना। यहाँ जो रेशियो आता है ना नीचे, ये ऊपर वाली संख्या का रेशियो आता है, ये जो संख्या है ना इसका रेशियो नीचे आता है, तो आप इसको काट लो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो नीचे 2:3 आएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप क्रॉस चेक कर लो एक बार कि यहाँ से यहाँ पे कितना बच रहा है, ये यहाँ पे बचेगा 4.2, है ना। इसमें से इसको बड़े में से छोटा घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4.2। यानी कि 3 की वैल्यू 4.2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 या 42। तो भाई एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.2 अपन 3 करेंगे तो 3 एकम 3 चौक 12, 1.4 हो जाएगी एक की वैल्यू। तो दो की वैल्यू हो गई 14 दूनी 28, 2.8। यानी कि एक बार ऐसे घटा दिया आपने, तो इसमें से इसको घटाएं तो 2.8 बचना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा ऐसा, समझे बात को। इस एक्स में से इसको अगर मैं घटाऊं 59.2 को, तो 2.8 बचना चाहिए, तो इसको जोड़ दो कुल मिला के, तो 60 और 2 62, यहाँ पे 62 आना चाहिए। तभी तो इसमें से कितना बचेगा, देखो 2 बचा अलग से और 0.8 बचा अलग से, तो 62 जो है वो
लड़कों का औसत वजन हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल। ए माइनस वन अपॉन ए बराबर एक है, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका? ए का स्क्वायर प्लस टू, तो ये हो जाएगा तीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से जब दिया हो तो आपको करना क्या होता है, ए माइनस वन अपॉन ए दिया हुआ है आपको, के, और ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर पूछे तो आप प्लस कर दो के का स्क्वायर प्लस में टू कर दो। ठीक है, नहीं तो आप इसका स्क्वायर करके भी कर सकते हो, यही आएगा एंड में जो हमने बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः इतने 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 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए और सी दोनों को एक साथ खाली टंकी में खोला जाता है तो टंकी को भरने में लिया गया समय। ए बी सी अलग अलग इतने घंटे में भर सकते हैं, ए बी सी 15, 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 18 पंजे 90, 90 से नहीं कट रहा तो 9 दूनी 18, 180, 10 और 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 एकम 15, दूनी 30। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। बोल रहा है ए और सी को दोनों को एक साथ साथ एक टंकी, एक खाली टंकी में खोल दिया ए और सी को, तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? ए और सी को खोल दिया यानी कि 22 मिलके काम करेंगे ये, और पूरा काम कितना 180 है, तो कितने टाइम में कर सकते हैं? दो एकम दो, दो एकम दो, नियम 18, तो 11 अठे 88, दो ऊपर बचा नीचे 11, तो 8 से ही 2/11, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है तब किसी पेड़ की छाया की लंबाई इतने मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई बतानी है। 16 मीटर छाया की लंबाई, नीचे 16 है, तो वृक्ष की लंबाई बतानी है, और एंगल कितना है 60 है, तो लंब बटा आधार 60 डिग्री होता है √3, तो ऊपर आ जाएगा 16 √3। खत्म काम, इतना सा सवाल है। देखो करना क्या है आपको, इसने बोला है कि एक वृक्ष है, इसकी छाया जो है, छाया छाया की लंबाई है 16 मीटर, और ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो पूछा है कि इसकी लंबाई क्या हो जाएगी। आपको पता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है टेन थीटा, तो टेन 60 कितना हो जाएगा √3, बराबर आपको हो जाएगा एक्स अपॉन में 16 लंब बटे आधार, ये 16 इधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? क्या बोला इसने? किसी धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? 10 वर्षों में 5% मिल रहा है। ठीक है, 10 वर्षों में 5% मिल रहा है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 100% हो जाएगा ब्याज, तो इंटू 20 करूंगा तो 100% हो जाएगा, तो इसमें भी इंटू 20 करना पड़ेगा, तो 200 साल में ये जाकर आपका 100% हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो पूछा है इसने, इसने बोला है कि ब्याज जो है, जो एसआई है आपका, वो मूलधन के बराबर, यानी कि 100% ब्याज के रूप में कितने सालों में मिल जाएगा। 5% कितने सालों में मिल रहा है? 10% में, तो इंटू 20 करेंगे तो 100%, तो टाइम में भी इंटू 20 करना पड़ेगा, तो 200%, 200 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 और 54 का मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछा है। मध्यानुपाती क्या होता है? B² = AC, मध्यानुपाती होता है बी, तो बी इनके बीच में होगा, वही निकालना है आपको, तो B² = AC, यानी कि B² = 6 × 54। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, 6 × 54 लिख सकते हो ऐसे, 6 × 6 × 9, तो B² है ना, तो B बराबर ही हो जाएगा, तो 6 बाहर आ गया, इंटू में 9 का बाहर आ गया 3, तो 6×3 = 18, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मशीन को इतने रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को इतने % की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उसी मशीन को किस मूल्य पर बेचना होगा? बहुत आसान सा सवाल। 4800 रुपये में मैंने कोई चीज़ बेची तो 20% की हानि हुई, यानी कि वो 80% के बराबर है। कोई भी चीज़ 100% होती है, कॉस्ट प्राइस किसी का भी 100% होता है। 20% का लॉस हो गया, मैंने इतने बेच दी, तो 80% वैल्यू उसकी बची, यानी 4800 जो है उसके 80% के बराबर है। मुझे 20% के लाभ पर, यानी कि 100 में 20% जोड़ दिया, 120% पर बेचनी है, तो 1% की वैल्यू ये हो गई, इंटू 120 करेंगे, 120% की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 8×6 = 48 और 12×6 = 7200, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
8 6 48, 12 6 72। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक तार को वर्गाकार में मोड़ा जाता है तो इससे घिरा क्षेत्रफल इतना होता है। एक तार है, उसको वर्गाकार शेप में मोड़ दिया, उसका एरिया इतना दे दिया, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर आपको दे दिया 5929। ठीक है। यदि तार को वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए तो तार से घिरा क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये बोल रहा है कि आपको इस शेप में तार को मोड़ देना है, तो इसका एरिया बताना है आपको। ठीक है। तो पहले इसकी तार की लंबाई निकाल लेते। तार की लंबाई एक्चुअल में है कितनी। ठीक है, ए स्क्वायर आपको ये दे रखा 5929। तो इसके फैक्टराइजेशन करोगे, स्क्वायर है किसका ये। 3 से कटेगा नहीं, 5। 7 से कटेगा क्या, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, 7 से कट जाएगा, 7 अट्ठे 56 और 3 बचा, 7 चौक 28 और 4 7 सत्ते 49। अगेन 7 से कटा, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और ये 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है। यानी कि ये हो गया आपका 11 × 7 77 का स्क्वायर हो गया। यानी ए इसकी कितनी आ गई, 77 आ गई। इस तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, पैरामीटर हो जाएगा 4a। तो 11 × 77 है ना, 11 × 7 सॉरी, है ना, 77 मतलब एक की लंबाई 77 है, तो चारों की लंबाई होगी 4 × 77, 4 × 77। ये इसकी हो गई पूरी तार की लंबाई। तो अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो पहले मैं रेडियस निकाल लूँ, रेडियस कह रहा हूँ, रेडियस निकाल लूँ इसकी कितनी होगी। तो मुझे इस तार की लंबाई यानी कि इसकी परिधि पता चल गई कितनी है, 77 × 4। तो परिधि क्या होती है, 2 × पाई इंटू में आर बराबर होती है 4 × 77। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे गया 7 अपॉन में आएगा कितना, 22 दूनी 22 × 2 आ गया। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 4 से 4 खत्म, तो 7 सत्ते 49। तो रेडियस कितनी आ गई आपकी, 49 आ गई। जैसे ही रेडियस आपकी 49 आई तो एरिया निकाल दो आप। एरिया क्या होता है, पाई इंटू में आर स्क्वायर। तो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 इंटू 49 करना है अब आपको। कर दो यार, बेसिक से ही कर दो। हालांकि देखो यूनिट डिजिट एक ही है, 6 बस। 154 इंटू 49 करना, 9 × 36, केवल एक में ही 6 यूनिट डिजिट है, बस खत्म, करो ही मत। हालांकि अगर देखो आपको अप्रोक्सीमेशन से करना भी है ना, तो 49 को 50 मान लो, तो 15 5 75, तो 7500 के आसपास आएगा। और ये ऑप्शन 7500 के आसपास भी है। ठीक है, करो ही मत कैलकुलेशन इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह न्यूनतम प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे इतने में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग इतने 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 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 1135 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो इन सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाए। अब देखो सबसे आसान क्या होता है, किसका विभाज्यता का नियम होता है, 5 का होता है। ठीक है, तो कोई संख्या 5 से जब भी विभाज्य होगी जब उस संख्या के एंड में 0 या 5 हो। तो इस संख्या में कुछ भी मैं ऐसा जोड़ूं तो एंड में 0 या 5 ही आना चाहिए। तो अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो 8 8 आ जाएगा, तो 5 से नहीं कटेगी। 4 जोड़ दूंगा 9 आ जाएगा, नहीं कटेगी। 2 जोड़ूंगा नहीं कटेगी। 5 जोड़ दूंगा तो एंड में 0 आ जाएगा, तब जाके 5 से कटेगी। यानी 3 ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहे 5 के विभाज्यता के लिए, तो एक ही ऑप्शन बचा, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 संख्याओं का औसत इतना है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित कर दिया जाए किया जाए तो नया औसत कितना होगा। मैंने हमेशा कह रहा हूँ, मैंने अभी रिसेंट के भी एक शायद ओलिव बोर्ड पे आया था या पता नहीं किस पे आया था, सेम क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको बताया था ये इसकी एक विशेषता है कि रिमाइंडर, मतलब जो रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम कहाँ से आ गए इसमें। हालांकि इसमें उसी सेक्शन में इसको करते हैं। खैर, जो ये एवरेज वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें क्या होता है कि जो आप एवरेज के साथ करेंगे, जो आप एवरेज, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, जो आप सभी के साथ करेंगे, जो आप सभी ऑब्जर्वेशंस के साथ करेंगे वही आपको एवरेज के साथ करना होगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, औसत 92 है, प्रत्येक संख्या को, सभी संख्याओं को 5 से विभाजित कर दिया, तो एवरेज को भी आपको 5 से विभाजित करना पड़ेगा। 5 एकम 5, 4 इधर गया, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, तो 18.4 ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पी और क्यू ने एक साथ एक व्यवसाय प्रारंभ किया और इतने रेशियो इतने के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। ठीक है, क्यू ने 12 महीने के लिए इतने रुपए का निवेश किया और पी ने इतने रुपए कितने महीने के लिए निवेश किए, बताना है। सिंपल सा सवाल। इस अनुपात में लाभ मिला है तो इसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, तो पी और क्यू का
पी और क्यू का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशियो है। तो पी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? पी ने 72,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। देखो 3 जीरो हटा दो, 3 जीरो यहाँ पे भी है, 3 जीरो यहाँ पे भी हटा दो। 72 रुपये इन्वेस्ट किए हैं पी ने। कितने वर्षों के लिए, कितने महीनों के लिए? एक्स महीनों के लिए मैंने मान लिया। क्यू ने कितना, 12 महीने के लिए कितना इन्वेस्ट किया? 80 × 12 इन्वेस्ट किया है। बराबर रेशियो कितना होना चाहिए इनका? 3। पी का है ना 3, पी और क्यू का, हाँ 3/5 होना चाहिए। तो 12 × 12, 12×6 72। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, इधर ले जाओ इसको। तो ये कितना हो जाएगा? और काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, बट कोई नहीं, चलो ये इधर ले आओ। इसको इसको 5 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? 5×1 = 30, एक्स बराबर हो गया 8×3 = 24, 240। एक्स बराबर आ गया आपका 240/30, 3×8 = 24। तो x 8 यानी कि 8 महीनों के लिए इसने इन्वेस्टमेंट किया है। कितने महीनों के लिए किया, यही पूछा है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कार्य को करने में ए और बी की दक्षता इतनी है, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? एक साथ काम करे तो वो 8 काम कर सकते हैं। एक साथ 8 काम कर सकते हैं दोनों मिलके, और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यानी कि 30 दिनों तक करेंगे मिलके तो 8×3 = 24, 240 काम है, इतना मुझे पता चल गया। एक साथ मिलते तो 8 काम करते एक दिन में, और 30 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। इट मीन्स 8×3 = 24, 240 काम है टोटल। ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए की एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल काम है 240। एक दिन में ये 3 कर सकता है तो 80 दिन में पूरा काम कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्ति एक्स और वाई उभयनिष्ठ बिंदु से चलना शुरू करते हैं। एक्स 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, वाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। 3 घंटे बाद वे कितने किलोमीटर दूर होंगे यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं? अच्छा, एक्स और वाई हैं, ये अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं। ठीक है, एक्स चल रहा है 5 की स्पीड से, वाई चल रहा है 4 की स्पीड से। तो 1 घंटे में जब ऐसे ऐसे दूर दूर जा रहे हैं तो 1 घंटे में 9 किलोमीटर दूर हो जा रहे हैं। तो 3 घंटे बाद ये कितना हो जाएंगे? 9 या 27 किलोमीटर दूर होंगे एक दूसरे से। 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, 3 घंटे में 27 किलोमीटर हो जाएंगे, सिंपल। एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में ए बी 8 है, बीसी पर स्थित एक बिंदु डी। तो भाई ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया ए, बी और ये सी। ठीक है, ए बी कितना दे रखा है आपको? 8 दे रखा है। बीसी पर स्थित एक बिंदु डी, बीसी पर कोई एक बिंदु स्थित है डी। कौन ए को इस प्रकार समद्विभाजित करता है? तो एंगल ए का जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। ये दो बराबर भागों में बांट दिया इसने एंगल को। ठीक है, बी डी बराबर 6 और डी सी बराबर 7.5 है। सी ए की लंबाई पूछ रहा है, क्या है? बहुत आसान सा सवाल। आपको पता है जो एंगल बाइसेक्टर होता है, जिस भुजा पे एंगल बाइसेक्टर पड़ता है, कौन समद्विभाजक इस भुजा पे पड़ा है, तो इस भुजा को जिस रेशियो में बांटता है वही इसकी अगल बगल वाली भुजाओं का रेशियो होता है। यानी कि ए बी अपॉन ए सी क्या होगा? ये वाला रेशियो 6/7.5। तो कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा? ए बी कितना दे रखा है आपको? 8 अपॉन में ए सी पूछा है, ए सी मैंने एक्स मान लिया, बराबर कितना होगा? 7/6/7.5, ऊपर 0 लगा दिया, 15×4 = 60, 15×5 = 75। तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, 8×5 = 40 बराबर 4x, ये 4 इधर आ गया तो 10, x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी पता थी इसकी तो आप कर पाते। जीके जीएस को बाद में देखते हैं ना, पहले रीजनिंग को कर लेते हैं, उसके बाद 10-15 मिनट में आराम से जीके जीएस खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। एजुकेशन को इस तरह से लिखा गया है, प्रोफेसर को इस तरह से लिखा गया है, इसको कैसे लिखा जाएगा ये बताना है आपको। हम्म, चलिए, तो पहले फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक आप चेक करेंगे, फिर फर्स्ट से लास्ट का लिंक आप चेक करेंगे। तो ई से जी, ई एफ जी +2 डी ई एफ यू वी डब्ल्यू सी, सी, सी का सी लिख दिया इसने, ओके। यानी कि फोर्थ वाला एज इट इज लिख दिया इसने, या अल्फ वोवेल को एज इट इज लिखा है, नहीं यू को तो चेंज किया है। यानी कि फोर्थ वाले को एज इट इज लिख दिया इसने, ए को भी एज इट इज लिख दिया, टी को भी एज इट इज लिख दिया, आई जे के ओ पी क्यू एन ओ पी, ओके। बाकी सबको ++2 किया है, बट 1 2 3 यू वी डब्ल्यू सी ए टी, यानी कि ये जो बीच वाला है, ये जो सी ए टी है इसको रहने दिया, यानी कि अगल बगल के 3 3 बदल दिए इसमें। देखिए एक बार, बीच का एक एज इट इज है कि 1 2 3 ये एफ ई एस, बिल्कुल सही भाई, बहुत सही। पी क्यू आर, आर एस टी ओ पी क्यू, बीच वाले 3 जो है वो ऐसे ही रहने दिए,
और अगल बगल के बदल दिए। तो इसमें देखें आप, बीच के तीन कौन से हैं? ये है ULT। तो बीच के तीन आपको देखने हैं पहले, ULT इसमें है क्या? नहीं। ULT इसमें है क्या? बीच के तीन नहीं। ULT इसमें है क्या? बिल्कुल है। और ULV इसमें खत्म। इस चीज़ से अगर आपने इस चीज़ को कैच कर लिया तो आंसर ऐसे ही आ गया था। बाकी आप क्रॉस चेक भी कर लो एक बार। FGH आ रहा है, ABC आ रहा है, CDE इसमें आ रहा है, E। अब I से JK, E से FGSTU, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। क्या करना है? डिक्शनरी के उसमें लगाना है सीक्वेंस में। तो भाई ऑप्शन से जाओ, पहले तीन आएगा, ठीक है। फिर एक, चार और पाँच में से क्या आएगा? एक, चार और पाँच में से पहले क्या आएगा? INS, INI, INT। तो आई पहले आएगा तो चार पहले आएगा, तो ये दो ऑप्शन खत्म। उसके बाद एक और पाँच में से पहले क्या आएगा ये बताना है आपको। तो एक और पाँच में से INST। तो S पहले आता है, T पहले आता है, तो S आता है पहले, तो एक पहले आएगा। तो ये ऑप्शन भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, टेक्नोलॉजी को इस तरह से लिखा जा रहा है। अब देखो यहाँ से जैसी मेरी नज़र इस पे जा रही है, क्या आपको नहीं दिख रहा है ये आगे पीछे लिखा हुआ है? TECH लॉजी, आगे पीछे ही लिखा हुआ है ना? TEC, हाँ देखो, जैसे ही मैंने इसको देखा ना, मेरे को तुरंत देखते ही लग रहा है कि ये आगे पीछे लिखा हुआ है। देखो है ना, इसको आगे पीछे किया हुआ है टेक्नोलॉजी को। TE, ठीक है, CHNOLO, दो दो अक्षरों को किया हुआ है इसने, दो दो अल्फाबेट को आगे पीछे किया हुआ है। तो GE को EG कर दोगे आप पहले, ठीक है। उसके बाद NE को आप EN कर दोगे, EG EN, EG EN, ये खत्म, EG EN, ठीक है। EN हो गया। RA को AR कर दोगे आप, तो AR, AR यहाँ पे भी है, AR ठीक है। उसके बाद IT कर दोगे आप, AR के बाद IT कर दिया, ये गलत हो गया, ये ठीक है। ON को आप NO कर दोगे, तो ये खत्म, ये फोर्थ ऑप्शन खत्म, फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने? फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाले लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या कितनी है? वृत्त जो है फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों को दर्शाता है। वृत्त जो है भाई फुटबॉल खेलने वाली लड़कियां, फुटबॉल गर्ल्स हैं ये। और आयत जो फुटबॉल खेलने वाले लड़कों को दर्शाता है, ये फुटबॉल के बॉयज हैं। त्रिकोण हॉकी हॉकी खेलने वाली लड़कियों और लड़कों दोनों को दर्शाता है। अच्छा, त्रिकोण जो है ये त्रिभुज, ये दोनों को दर्शाता है, बोथ को दर्शाता है। और तीर जो है, ये जो तीर है बैडमिंटन वालों को दर्शाता है। तो बैडमिंटन को तो कुछ बोला नहीं है। फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़के और लड़कियों की संख्या। तो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाले, ये दोनों तो ये वाले हैं बोथ, ट्रायंगल ही तो दर्शा नहीं, हॉकी खेलने वाले हैं दोनों। हॉकी खेलने वाले लड़के और लड़के हैं, और ये फुटबॉल खेलने वाले लड़के और लड़के हैं। तो जो दोनों खेलते हैं उसकी संख्या आपको बतानी है। तो भाई बता दो, इसके बीच में ये क्या है? 12, 14, 5 और 4, यही तो है इसके बीच में, जो सबको इंटर वो कुछ कर रहे हैं, क्रॉस वो कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो 14, 4, 18, 20, 30 और 5, 35। तो 35 ही लोग हैं इन सब में काटते हुए बस। ऑप्शन नंबर, अरे यार, ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, इसको क्या लिखा जाएगा किसी एक कूट भाषा में? तो कुछ ना कुछ इसने कोड बनाया हुआ है। तो कोड को पहचाने एक बार प्लस करें इसको, तो कितना हो जाएगा? 50, 60, 70, 72। तो 72 के आसपास है कि उल्टा कर दिया 72 को इसने? ये कितना हो जाएगा? 50, 60, 70, 75। तो 75 को तो उल्टा इसने नहीं किया। 72 के आसपास है कि 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो इंटू 4 करके -10 कर दिया। तो इसको देखिए, 75 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। तो -10 नहीं करा इसमें, तो +10 कर दिया, +110 कर दिया इसमें। तो ये तो नहीं हुआ लॉजिक। और क्या हो सकता है? माइनस करके देख लो एक बार कितना बचेगा। 6 और 2 26, 11, 6 के 66, 11 दूनी 22 और 6 28। माइनस करेंगे कितना बचेगा? 27। और 11 सत्ते 77, 11 22 और 7 32। ये तो लॉजिक नहीं लग रहा कुछ भी। और क्या हो सकता है? अल्फ़ाबेट जोड़ लो, 3 2 5, 9 4 13, 7 और 2 9 और 8 17, 6 6 5।
अल्फ़ाबेट का सम भी नहीं है इसमें। और कुछ हो सकता है क्या? देखो सामने सामने देखो, कुछ बन रहा है क्या सीन? 3 × 27, 4 × 2 = 8। भाई वाह, बहुत बेहतरीन। ये 3 अगर 9 कर रहा हूँ मैं तो 27 दिख रहा है मेरे को, और 4 × 2 = 8 दिख रहा हूँ, तो ये इसमें भी ऐसा है क्या कुछ? पहले 4 × 4 ये पहले दिख रहा है, और 2 × 5 = 10 ये बाद में दिख रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये तो मज़ा आ गया। तो इसने क्या किया है, देखें पहले क्या किया है। फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिख दिया है, और सेकंड वाले को पहले लिख दिया है। तो फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 7 = 42 बाद में आ जाएगा, और पहले 8 × 1 = 8 आ जाएगा, 842। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट्स में आपके ऐड होना चाहिए। चलो, क्या बताना है इसमें? मिरर इमेज बतानी है, तो देख लो भाई, ये तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। देखो पहली बात तो सेकंड ऑप्शन तो ये ऐसे ही कट गया, ये वाला जो जी ना यहाँ पे, ये सॉरी ये चीज़ ऐसे कट गया, सेकंड ऑप्शन तो खत्म हो गया ऐसे ही। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में से क्या बचा? देखो फोर्थ भी कट हो गया, यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे दे रखा है, और यहाँ पे एज इट इज़ दे रखा है, तो मिरर इमेज नहीं बचेगा। तो थर्ड वाला भी खत्म, सॉरी फोर्थ वाला भी खत्म, और सेकंड वाला तो खत्म हो गया। अब देखो थर्ड वाला भी खत्म, इसके बीच का जो है ना ये अलग किया हुआ है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ खत्म, तो फर्स्ट वाला ही करेक्ट होना चाहिए। सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारुल उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करती है, तो भाई यहाँ से उत्तर दिशा में चल रही है पारुल। कितना, 300 मीटर चल रही है। चलने के बाद दाएं मुड़ी, तो सीधे हाथ की तरफ मुड़ी और 400 मीटर चली है। फिर वह दाएं मुड़ते हैं, तो फिर दाएं मुड़ती है और 500 मीटर, तो 300 यहाँ तक चल रही है, उसके बाद 200 यहाँ तक चल रही है। ठीक है, 500 मीटर चली है, फिर वह बाएं मुड़ी और 200 मीटर, दायां बायां बाएं मुड़ी और फिर 200 मीटर चलती हैं। फिर से वह बाएं मुड़ती है और 200 मीटर चलती है, तो बाएं मुड़ी 200 मीटर यानी इसके सामने आ गई जस्ट। अंत में वह बाएं मुड़ी, तो और 200 मीटर चली, तो अगेन 200 मीटर चली, यहाँ पे आ गई वापस। पारुल अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है? तो प्रारंभिक स्थान ये था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, 400 है। और किस डायरेक्शन में है ये? पूर्व में, पूर्व की तरफ है ये। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? उन लड़कों को दर्शाती है जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, तो एथलेटिक्स और क्रिकेट दोनों चीज़, तो एथलेटिक्स कहाँ पे है, ये सर्कल। ठीक है, और क्रिकेट कहाँ पे है, ये ट्रायंगल। तो एथलेटिक्स और ट्रायंगल दोनों को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे 3। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो वही आपकी अप्रोच चलेंगे चाहिए, फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन और फिर फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन। तो फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन देखिए, आई से जेड, आई से जेड तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, TUVW, +1 हो गया, OPQRS RPQ। कोई लॉजिक नहीं दिख रहा फर्स्ट से फर्स्ट का। फर्स्ट से लास्ट का चेक करिए, IJ +1, V और P, OPQRS RSTUVW, OPQRS, ठीक है, RSTUVW, YZ। तो ये भी ऐसा तो लॉजिक नहीं दिख रहा, बाकी चेक कर लो एक बार। +1 हो रहा है क्या C से D यहाँ पे? लो, इसने तो पहले ही खत्म कर दिया, लास्ट में D किसी ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या हो सकता है, जब फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन आपको ना दिखे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे रैंडम तो नहीं हो रहा, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं हो रहा, उसके बाद फिर आपको पैटर्न लगाना है। ठीक है, तो रैंडमली तो नहीं लिखा हुआ इसको, ऐसे कुछ भी आई को जेड लिख दिया हुआ ऐसे करके, तो कुछ कॉमन है क्या है? तो आर को इसने यहाँ पे क्या लिखा, पी लिखा है, बट इसमें तो क्रॉस चेक कर ही नहीं सकते हो आप, एक से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको चेक नहीं कर सकते क्रॉस। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिख रहा है आपको, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं है ना ये, JKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया भाई इसने, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मुझे दिख रहा है। बट किया क्या है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ये देखें तो लास्ट में ये, इसमें क्या किया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे कर दिया इसने, आई का J+1, वी का W, TUVW, ओ का P, आर का S, वाई का Z। बहुत सही, बेहतरीन। इनका एक एक प्लस करके उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया, तो जैसे इसको प्लस करो, C का D, आर का S, ई का F, ए का B, एम का N। अब इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है आपको, तो सबसे पहले क्या आएगा, B, और एक ही ऑप्शन में B है, बट ये तो गलत हो गया।
तो ये तो है ही नहीं। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। इसने क्या किया, उल्टा लगाया है, तो पहले बी इधर आएगा, लास्ट वाला पहले आएगा, तो लास्ट में क्या आएगा, बी आ गया पहले, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एस एन एफ डी बी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज़ आपकी अप्रोच अगर अच्छी है ना, तो इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे हमें पता था, पहले फर्स्ट है फर्स्ट और फिर फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन देखा, उसके बाद रैंडमली चेक करेंगे, नहीं उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे, फिर पैटर्न बनाएंगे, बस खत्म काम, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेन को ऐसे लिखा जा रहा है, क्लाउड को ऐसे लिखा जा रहा है, इसको कैसे लिखा जाएगा? तो अगेन सबसे पहले क्या करेंगे आप, अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यू लिख दो इसकी, आर ए, आई का 9, एन का 14, तो 9 10 18 और 4 22 2 3 4, 42 में +2 किया है। अब +2 क्यों किया है ये चेक कर लो आप पहले। या तो इसका आधा, अगर इसका आधा करेंगे तो 5 है, 5 का आधा तो नहीं हो पाएगा। या फिर अल्फा वॉविल या कॉन्सोनेंट, तो ए आई दो वॉविल हैं और दो ही कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसमें चेक करते हैं क्या किया है इसने, 3 के एल ओ टी यू और डी, 5 2 7 3 10 और 1 11 और 4 15, 1 2 3 4 5 55, तो 55 में +3 क्यों किया है भाई? अब देखो यहाँ पे ए ई आई ओ यू दो ही वॉविल हैं, यानी कि इसने कॉन्सोनेंट को प्लस कर दिया है, ठीक है। जो भी इनका सम आएगा प्लेस वैल्यू का, उसमें कॉन्सोनेंट को प्लस कर दिया है। तो देखो यू कितना है, टी यू 21 13, बी आर और ई एल कितना होता है, 12 12 दूनी 24 और 1, ठीक है। 3 4 2 6 8 6 14, 3 2 1 3 3 और 1 4, 4 2 6 8 6 14 और 1 15, 5 20 और 4 24, 2 4 5 6 7 8, 84 आ गया। अब इसमें वॉवेल हटा दो, कॉन्सोनेंट देखो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 84 में 5 प्लस करेंगे 89, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन दो चिन्हों को आपस में बदलना है, तो दो साइन को आपस में बदलना है, तो भाई प्लस और इनटू को बदले हैं, तो डिवाइड पे कोई फर्क पड़ेगा? डिवाइड देखो कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा क्या? 25 3 75, 2 3 6, तो ये 3 बार में कट जाएगा बिल्कुल। प्लस की जगह इंटू लगा दो 89, और इंटू की जगह प्लस लगा दो, ठीक है। 180 माइनस तो माइनस ही रहेगा 63, तो ये कितना हो गया, 9 3 27, 270 में से 3 गया 200, 9 3 27 2 8 24 25 26, ठीक है। प्लस 180 में से 63 गया, कितना बचा, 120 में से 3 गया 117, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 14 6 1 7 और 1 8 2 और 1 3, 384 बिल्कुल, बहुत सही, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, टाइम खराब ही नहीं कराया इन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी मैदान समतल हैं, तो ये सारे जो मैदान हैं ये क्या है, समतल है। कुछ समतल ढके हुए हैं, तो इनमें से कुछ समतल जो हैं ढके हुए हैं, डी से लिख दिया उन्हें, ढके हुए हैं। सभी ढके हुए गीले हैं, तो ये सारे जो ढके हुए हैं क्या हैं, गीले हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार, कुछ गीले समतल हैं, तो गीले कहाँ पे, ये तो कुछ गीले समतल हैं क्या, बिल्कुल ये रहे समतल है। कुछ गीले मैदान है, तो कुछ गीले मैदान तक आ पा रहे हैं, ये मैदान तक आ पा रहे हैं क्या, नहीं, कनेक्शन डायरेक्ट तो नहीं दे रखा, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ समतल मैदान है, कुछ समतल मैदान है क्या, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ कद्दू केले हैं, तो भाई इसमें से ये जो कद्दू हैं, इनमें से कुछ क्या है, केले हैं। सभी केले करेले हैं, तो सारे केले जो हैं ये करेले हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या पूछा है इसने, कोई करेला कद्दू नहीं है। जैसे ही मैं नहीं देखता हूँ मैं ऊपर जाता हूँ, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ करेले केले हैं, अब जब कोई और कुछ देखता हूँ तो दोनों एलिमेंट सेम है क्या, दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, अगर सेम होते तो इसमें इधर और का गेस लग सकता था। खैर, कुछ करेले केले हैं, तो कुछ करेले केले हैं क्या, बिल्कुल सही है, सेकंड वाला करेक्ट है बिल्कुल एकदम, तो ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑड वन आउट आपको बताना है, तो 512 क्यूब है किसका, 8 का, तो 6 और 2 8, 6 और 3 9, 9 का क्यूब, 5 और 1 6, 6 का क्यूब नहीं है, 7 और 1 8 का क्यूब है। सबके अल्फ़ाबेट सबके नंबर्स को डिजिट्स को सम करके उसका क्यूब कर रखा है, इसका नहीं कर रखा बस, तो ऑप्शन नंबर सी, इतना आसान सवाल। चलिए, इसमें क्या कर दिया, -2, ठीक है। इसमें क्या कर दिया, -3, 4 और 1 5, -5, 40 और -7, 2 3 5 7, जैसे आपको दिखे तुरंत समझ जाना ये क्या है, प्राइम नंबर्स, ठीक है।
तो 2 3 7, 2 3 5 7 है तो आगे 9 नहीं आएगा, आगे आएगा -11। तो -11 करेंगे तो 8 और 2 28 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले इन्होंने, क्या ये, अच्छा हाँ ये शर्तों वाला सवाल है। शर्त पढ़ो, कोई सी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी यदि पहला तत्व एक प्रतीक है और तीसरा तत्व एक संख्या है। तो भाई सबसे पहले जाओ, किसको पूछा है, इसको कैसे कूटीबद्ध किया जाएगा। अब इसमें देखो, ये सेटिस्फाई करेगी कंडीशन, पहला तत्व एक प्रतीक है तो पहला एक प्रतीक है और तीसरा एक संख्या है, कि बिल्कुल सही, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, खत्म। बाकी ऑलमोस्ट अमूमन बाकी नहीं करती हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई करती है। बाकी चेक कर लो, यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, नहीं है। दूसरा और तीसरा तत्व पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा वर्ग नहीं है, तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करी, पहली वाली। इसने क्या बोला, अगर ऐसा होता है तो आप इन दोनों के कूट को आपस में बदल दो, यानी दो हैशटैग की जगह दो का कूट लिखना है और दो की जगह हैशटैग का, तीन की जगह तीन का ही लिखोगे, दो की जगह हैशटैग का कूट लिखोगे, फिर ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऊपर कर लो थोड़ा सा ऐसे करके, बस ठीक है। एक सेकेंड, चलिए, दो का कूट क्या हो जाएगा, दो का कूट हो जाएगा एम, तो एम से शुरुआत होगी, ठीक है। उसके बाद तीन का कूट क्या हो जाएगा एफ, उसका हैशटैग का कूट क्या हो जाएगा, हैशटैग के लिए ए हो जाएगा। उसका बाद इसका कूट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, और एन का कूट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो MFAWY, MFAWY, ठीक है। नीचे है क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पवन ने कहा, वह मेरी माता की पुत्री की बहन है। मेरी माता की पुत्री कौन होगी, मेरी बहन होगी, और उसकी बहन कौन होगी, मेरी बहन तो होगी। सिंपल सा सवाल है। तो क्या पूछा, महिला पवन से किस प्रकार संबंधित है। हालांकि आप बना भी सकते हो, देखो उसने, पवन ने कहा वह मेरी माता, तो मैं हूँ, मेरी माता है, मेरी माता की पुत्री यानी कि मेरी बहन की बहन, यानी कि ये कौन है, वो है। तो वह महिला यानी कि ये पवन से किस प्रकार संबंधित, तो पवन ये है, तो ये इसकी बहन हो जाएगी। सिंपल, आसान था, बिना इसके डायग्राम के भी आप इसको सोच पाते हैं आराम से। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है ये बताना है आपको। तो कितना प्लस हो गया, 70 80 90 प्लस 25 कितना हो गया, प्लस 10 और 7 17 प्लस 17 कितना प्लस हो गया, 17 और माइनस तो +9, ठीक है। 4 + 5 हो गया। तो कुछ सीक्वेंस दिखाई दे रहा है क्या इसमें, 25 -8 -8 -4, और इसमें -4 कर दो, जब -8 -8 -4 -4 कर दो तो एक आना चाहिए, तो +1 हो जाएगा इसमें। तो 122 आ रहा है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को इस तरह से लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, अगेन फर्स्ट से फर्स्ट और फिर फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन देखेंगे। क्यू का ओ, ओ पी क्यू -2, पी का यू, यू ओ पी क्यू आर एस टी यू, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक बार फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन चेक कर लो, QRUVEFSTTUIJOPNO, सब में +1 का रखा है ना फर्स्ट से लास्ट में। तो एस का क्या हो जाएगा, ST हो जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म दोनों। ओ का हो जाएगा पी, ये ऑप्शन खत्म। पी अब आ रहा है केवल इसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, खत्म काम। चलिए सी से एच, तो CDEFGH तो +5 हो गया। HIJKLM +5, एम से 13 और 5 18, 18 और 5 23, तो 23 क्या होता है, डब्ल्यू होता है, तो ये डब्ल्यू आएगा शुरुआत में। उसके बाद एफ से ए, तो माइनस हो रहा है, तो माइनस कितना हो रहा है, ये एफ कितना होता है 6, यहाँ एक हो गया -5, इसमें -5 करेंगे कितना आएगा, VWXYZA, तो वी आएगा। वी में -5 करोगे क्या आएगा, क्यू आएगा, 17 और 5 22, ठीक है। 17 में -5 करोगे कितना आएगा, 12 आएगा, तो 12 क्या है, एल होता है, तो ये ऑप्शन खत्म। अब लास्ट वाली सीरीज को चेक कर लो एक बार, ई से वाई नहीं हो सकता, वाई से ई होगा, तो एम से एस पे जाओ, MNOPQRS 2 4 6, 6 प्लस हो गया। एस में +6 करेंगे तो 19 और 6 25 हो गया, 25 और 6 5, बिल्कुल ठीक है, 25 26 और 5, ठीक है। तो 6 6 प्लस हो रहा है, तो 13 यहाँ पे कब आएगा, जब यहाँ पे 7 होगा, तो 7 6 13 हो गया, तो 7 कब आएगा, जी पे आएगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर।
अब देखो ये, अब आपको आंख बंद करके भी ये दिख रहा होगा कि कॉम्बो को ही ऐसे ऐसे तीन तीन में उल्टा कर दिया इसने। नहीं कॉम्बो नहीं, काउबॉय है ये, सॉरी कॉम्बो कह रहा हूँ। ऐसे किया ना, COWYBOY, ठीक है। TN को NET कर दिया, ELG। ठीक है, पूछा गया इसने समान तर्क का अनुसरण करता है एज इट, ये वाले लॉजिक पे कौन सा इसमें है, तो तीन को एक बार चेक कर लो। WOC, ठीक है। YOB, ठीक है। तो PIC को CIP लिख दोगे, और फिर ELK, ये नहीं होगा। CRO को ORC लिखोगे, ORC ये भी नहीं होगा। FLO को OLF लिखोगे, OLF लिख दिया। WR को REW, तो REW बिल्कुल सही, थर्ड वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है, इसमें दिए गए विकल्पों को छोटे से बड़े और छोटे से बड़े क्रम में क्या करना है, इसको अरेंज करना है आपको, ठीक है। तो करिए भाई। सहायक निरीक्षक, उपनिरीक्षक, इंग्लिश में देख लेते हैं, इसको इंग्लिश में दे रखा होगा ना। हाँ इंग्लिश में, ठीक है। अरे वाह, इंग्लिश में तो और आसान हो जाएगा इंस्पेक्टर वगैरह का। ऑप्शन देखो, पाँच पहले आएगा हेड कांस्टेबल, ठीक है, हेड कांस्टेबल आता है। हेड कांस्टेबल के बाद कौन आएगा, देखो पहले ऑप्शन देख लो, चार या तीन। तो तीन और चार में से पहले कौन आता है, सब इंस्पेक्टर आएगा हेड कांस्टेबल के बाद, या फिर असिस्टेंट ASI आएगा ना हेड कांस्टेबल के बाद, तो ASI आएगा फिर SI आएगा। तो पहले क्या आना चाहिए, तीन आना चाहिए। लो ये ऑप्शन ही खत्म सारे, तीन बचा केवल, है ना। बाकी आप चेक कर लो, पहले ASI आएगा, उसके बाद SI आएगा, यानी कि फोर ऑप्शन आएगा। SI के बाद इंस्पेक्टर आएगा, सॉरी, SI के बाद आएगा असिस्टेंट इंस्पेक्टर, उसके बाद आएगा इंस्पेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल था। कार्य की जूल इकाई, तो शक्ति की इकाई क्या होती है, वॉट होती है। ये काफी बार आ चुका है, सेम सवाल रिपीट हो के बार बार। सात व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। M और N का निकटतम पड़ोसी नहीं है। N भी M का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। M L के दाएं से चौथे स्थान पर है, ठीक है। M जो है वो L के दाएं से चौथे स्थान पर है, तो एक दो तीन, तो यहाँ पे M है, ठीक है। I पंक्ति के दाएं छोर पर है, तो I जो है वो बिल्कुल दाएं में है, ठीक है। N B के बाएं से चौथे स्थान पर है, N और B का कोई कनेक्शन यहाँ दिख रहा नहीं। P M के बाएं से तीसरे स्थान पर है, M के बाएं से एक दो तीन, तो यहाँ पे कौन है, P। और N के दाएं से दूसरे स्थान पर है, और का मतलब है फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा है, तो P जो है वो N के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो N यहाँ पे होगा, ठीक है। कितने लोग हैं, सात है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लोग हो गए बिल्कुल। पूछा क्या है, अंतिम बाएं छोर पर कौन है, अंतिम बाएं छोर पर N है, बताओ। हो गया सवाल आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए। ADIPY, तो सीरीज है, पहले अल्फ़ाबेट की सीरीज है, फिर नंबर्स की सीरीज है। नंबर्स की सीरीज बहुत आसान दिख रही है, एक चार, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार पाँच छः सात का स्क्वायर आएगा। और सारे ही ऑप्शन में जो है वो सात का स्क्वायर दे रखा है। तो आप क्या करो अब, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लो, A से D। तो A की वैल्यू तीन होती है, D की चार, तो प्लस तीन कर दिया, ठीक है। D से I, DEFGHI, तो प्लस पाँच कर दिया। I से P, तो 9 से 16, प्लस सात कर दिया। P से Y, तो 16 से 25, तो 9 + 9 कर दिया। और 25 से J, यानी कि 10, प्लस 11 कर दिया। तो आप देख रहे हो ऑड नंबर्स का प्लस करता जा रहा है, 3 5 7 9 11, अब 13 प्लस कर देगा। तो J कितना होता है, J 10 होता है, 10 में 13 प्लस करेंगे कितना आएगा, 23, यानी कि W आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। PKGTXCOL, पहली बात तो सारे अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। ऑप्शन में भी सारे अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप इसमें, फर्स्ट से फर्स्ट वही देखो, और क्या करोगे, फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन देखो कितना हो रहा है, P से G, तो माइनस हो रहा है। तो P से G कितना हो रहा है, P कितना है 16, तो 16 से 7 जा रहा है, तो कितना हो रहा है, माइनस का 11 हो रहा है। लेकिन G से तो -11 नहीं हो रहा है। 16 से 7 में प्लस करके देख लो एक बार कितना हो रहा है, 16 10 और 7 +17 हो रहा है, ठीक है। सात में G में +7, 7 में +17 करेंगे कितना हो जाएगा, 17 और 3 20 और 4 24, बिल्कुल भाई +17 हो रहा है, बहुत सही। +17 में 24 आएगा,
24 में +17 करूँगा कितना आएगा? दो इधर चला गया, 26 हो गया, 15 बचा। बिल्कुल 15 आएगा भाई, बहुत सही। 15 में +17 करूँगा कितना आएगा? 7 5 12, 1 2 3, 32 आएगा। यानी कि 26 घटा दूँ तो कितना बचेगा? 4 और 2 6, यानी कि एफ आएगा। तो एफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताया नेक्स्ट पे क्या आएगा। ST, उसके बाद एक आ गया, फिर दो आ गया, अब तीन आ जाएगा पहली बात तो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2। अब यहाँ पे तीन आना चाहिए, वैसे तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। फोर्थ नहीं होना चाहिए, थर्ड नहीं होना चाहिए, फोर्थ हो सकता है। क्या है इसमें देखें एक बार। UV ऐसा एज इट इज़ है यहाँ पे, और ST बदल गया। S इधर चला गया, T इधर आ गया। यहाँ पे T एज इट इज़ है, और U और S बदल गया। ओके, ऐसे एक बार इधर गया, ऐसे करके इधर आया S, तो T इधर चला गया, है ना। फिर S जब नीचे आया, तो नीचे वाला ऊपर चला गया। ठीक है, तो जब S अब इधर आ जाएगा, और ये V जो है ये इधर चला जाएगा, तो S और V होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। S और V ना, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, केवल फोर्थ ऑप्शन में S और V नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से एक चीज़ से आप निकाल लिया आंसर को। देखो इसमें कितना प्लस हो रहा है। 41 51 15 प्लस हो रहा है। ठीक है, +15 हो गया, और इसमें कितना प्लस हो रहा है? 3 8 +30 हो गया। प्लस इसमें कितना प्लस हो रहा है? 86, 11 में चाहिए 5 4 45। क्या 15 का पहाड़ा प्लस करते चले जा रहे हैं क्या? 15 15 30 45 60 हो रहा है, क्या प्लस 60 हो रहा है? बिल्कुल, अब 75 प्लस हो जाएगा इसमें। 5 और 1 6, 9 7 16, 266। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इमारत में कुल 7 तल थे। तल नीचे से ऊपर की और 1 से 7 तक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या यहाँ से शुरू करो। जी तल संख्या 4 पर रहता है। ठीक है, ये सब तो इन्फॉर्मेशन आप सबको पता ही है। वो बोलेगा कि निश्चित क्रम में नहीं है, आवश्यक है सब। 4 नंबर पे कौन रहता है? जी रहता है। ई जिस तल पर रहता है कि नीचे केवल एक व्यक्ति रहता है, तो ई के नीचे केवल एक व्यक्ति रहता है, यानी कि ई यहाँ पे रहता है। ठीक है, बी ए के ठीक ऊपर रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है बी और ए। सी जी के ठीक नीचे रहता है। सी जो है वो जी के ठीक नीचे रहता है। ठीक है, एफ सबसे ऊपर वाले, एफ सबसे ऊपर के तल पर रहता है, तो एफ यहाँ पे रहता है। ठीक है, एक पर कौन रहता है? कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई क्या? और बी ए के ठीक ऊपर रहता है, तो बी ए के ठीक ऊपर, यानी कि ए यहाँ पे रहेगा और बी इसके ठीक ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे कौन बचा? A B C D बचा ना। डी बचा, तो डी यहाँ रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCDEFG एक के ऊपर एक रखे गए हैं, इसी क्रम में नहीं। बॉक्स ई सबसे ऊपर रखा गया, तो बॉक्स ई सबसे ऊपर का बॉक्स है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लिख दिया। हाँ हाँ, ई। ठीक है, बॉक्स जी बॉक्स ए के ऊपर से तीसरा है, तो ये तो सबसे ऊपर है। तो ए के ऊपर से तीसरा, 1 2, यहाँ पे तीसरा कौन है? बॉक्स जी। ठीक है, ए के ऊपर से तीसरा है बॉक्स एफ, बॉक्स जी के ठीक ऊपर है, तो इसको और थोड़ा ऊपर कर देता हूँ पहले ई। तो बॉक्स एफ जो है जी के ठीक ऊपर है, एफ जो है वो जी के ठीक ऊपर है। ठीक है, टोटल कितने? 7 है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। बॉक्स बी बॉक्स सी के ठीक नीचे है। बी जो है वो सी के ठीक नीचे है। बी जो है सी के ठीक नीचे। अब देखो एक एक स्थान बचा है, वो तो या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। ये दो तो फिक्स है, यानी कि बी जो है सी के ठीक नीचे है, यानी सी यहाँ होगा और बी यहाँ होगा। बी सी के ठीक नीचे है। बी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, एक बॉक्स है बी और डी, यानी कि डी यहाँ होगा, इसके बीच में एक व्यक्ति हो गया, साथ के साथ बैठ गए। डी और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं? डी और जी 1 2 3, 3 बॉक्स है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, मैथ रीजनिंग आपने खत्म कर ली। मैंने कहा था शुरुआत में आपसे कि 15 से 15 मिनट कहा था मैंने आपको। देखो समझाते समझाते भी 16 मिनट से ज़्यादा बची हुई है, बहुत टाइम है। मैं तो रीजनिंग तो देखो बहुत आसान थी, ऐसा सच इसमें कुछ था नहीं। मैथ रीजनिंग सारे अटेम्प्ट कर दिया, ऑलमोस्ट सारे ही सही होने भी चाहिए, कुछ तुक्का उक्का तो था नहीं। जीके जीएस देख लो भाई अब। क्या बोला इसने क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? 1398 में किसका शासन था ये बताना है ना। 1398 12 6 90,
90, 20, 20 से 14। गुड़ खा तसले में आपने याद रखा होगा ना। गुड़ खाता, तुगलक वंश का था। ऐसे याद रखिए, गुड़ खा तसले में, तो गुड़ से गू से गुलाम, गू मतलब कह रहा हूँ, गुलाम वंश यानी कि गुलाम वंश आपको पता ही है। गुलाम के बाद कौन आता है? गुड़ खा, खा से खिलजी। ठीक है। गुड़ खा तसले में, त से तुगलक। ठीक है। स से सैयद, तसले, ले से लोदी, में माँ से मुगल। ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का कालक्रम हो गया यहाँ तो 1206 से 90। कालक्रम एकदम याद होना चाहिए आपको। 1290 से 1320, 1320 से 1414, और ये 1414 से कितना था? 1451 था आई थिंक। उसके बाद 1451 से 1526 फिर बाबर आ जाएंगे और लंबा मुगल वंश चलेगा। तो भाई इसने 1398 की बात किया तो इसके बीच में आएगा, तुगलक के बीच में। खत्म काम, इतना आसान कर दिया इसने ईयर को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? बहुत फेमस, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। दीनार के नाम से जाना जाता था गुप्त काल में। ठीक है। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के भी जारी किए गए थे गुप्त काल में। ठीक है। किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था? परम 8000। ये बहुत आसान क्वेश्चन, काफी बार पूछा भी गया है। ठीक है। सेना दिवस के किस संस्करण को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा शुभकामनाएं देते हुए मनाया गया? ये सेम क्वेश्चन आया भी था, अभी इसमें आया था, पिछले किसी मॉक में आया था, बट शायद उसका एनालिसिस नहीं किया मैंने। सी ऑप्शन के साथ चले जाते हैं और क्या। इसलिए मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेड। रक्षा मंत्रालय मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम त्रिसेवा योजना सम्मेलन को कहाँ, क्या कहा जाता है? त्रिसेवा सम्मेलन। नो आइडिया यार। करंट अफेयर का तो आइडिया ही नहीं रहता कुछ, पढ़ाई नहीं हो पाती करंट अफेयर की। दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार जो है ना, नीचे जो भारत की, ये जो इधर वाला दक्कन का पठार है, यहाँ से नर्मदा नदी जा रही है, इसके नीचे ही तो है। तो किस नदी के नीचे है? नर्मदा नदी के साउथ में। कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, रूपांतरित नहीं है? संगमरमर, ऑब्वियस सी बात है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रूपांतरित चट्टान है। बलुआ पत्थर कैसी है? बलुआ पत्थर है आपकी, आई थिंक, अवसादित चट्टान। ठीक है, सेडिमेंट्री। तो ये नहीं होनी चाहिए रूपांतरित। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे और बोरीवली के बीच यात्रा का समय घटाकर 12 मिनट के लिए ₹100 की लागत वाली बोरीवली ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना, ये भी शायद किसी मौके में आया हुआ है, बट अगेन इसको भी हमने देखा नहीं होगा उस वक्त, या याद नहीं किया होगा। ठीक है। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। साइंस का क्वेश्चन, जीके जी थोड़ी सी टफ दे दी क्या यार? करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चंस मिक्स कर दिए क्या? देख लो भाई, इसको इंग्लिश में देख लो एक बार। कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने जाएंगे? हुमायूं ने पुस्तकालय कहाँ बनवाया? दिल्ली में बनवाया था। इसी की सीढ़ी से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। 24वें विज्ञान रत्न श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार विज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया था? करंट अफेयर क्वेश्चन शायद इन्होंने ज़्यादा डाल दिए हैं, हालांकि ये पहले मॉक में आए होंगे किसी ना किसी में। मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी है? एक सेकेंड। मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी है? मिश्रित खेती, नकदी फसल और खाद्य फसल दोनों की खेती, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसल, एक साथ पशुपालन और फसल की खेती। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित खेती को अच्छे से डिफाइन करता है। ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ? वाई आई एम एन एथीस्ट। तो ये किसने लिखी थी? आप सभी के प्रिय भगत सिंह जी ने ये बुक लिखी थी, आई थिंक 1931 शायद। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल के डैश भाग में वायुमंडल के कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा रहता है। तो जो सबसे निचला भाग है इसको क्या कहते हैं आप? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ, उसके ऊपर आएगा समताप, फिर मध्य, आयन, बहिर्मंडल, ये सब। ठीक है। क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर। चलिए, क्या था ये? सर्वप्रथम हिमालयी उच्च तुंगता वायुमंडल और जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया था? ये भी आया हुआ है, अभी किसी मॉक में आया था ये, शायद इसका था आई थिंक, उधमपुर था आई थिंक, ऑप्शन नंबर सेकंड शायद। ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रीवियस मॉक्स के आ रहे हैं, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता ना उसका एनालिसिस का। 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने की? परमाणु उसका जनक किसको कहा जाता है भारत के प्रोग्राम का? होमी जहांगीर भाभा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया? करंट अफेयर ज़्यादा दे दिया भाई इसने जीके जीएस में। किस कंपनी ने सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को अपने ऑनलाइन बाजार में शामिल करने के लिए सहकारी मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये तो अभी आया था शायद, अभी एक दो दिन पहले ही आया था। इसका हमने जेप्टो लगाया था शायद, क्योंकि जेप्टो नया लग रहा था, बट इसका था शायद स्विगी इंस्टामार्ट था। ये सेम मॉक टेस्ट में आया था, अभी रिसेंट में ही आया था। ये गलत हुआ था हमारा, इसलिए शायद इस पर नज़र चली गई होगी। म्यांमार के साथ भारत की सीमा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और डैश के साथ लगती है। आसाम तो बीच में, म्यांमार के साथ कैसे जाएगा? सिक्किम इधर की साइड है, पश्चिम बंगाल भी नहीं होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश तो कोने में, यहाँ से इससे लगेगी सीमा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं, तब रिंगटोन की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो क्या होगा? बढ़ेगी शायद। मुझे पता नहीं यार साइंस वाइंस के क्वेश्चंस का, बट देख लेंगे, तुक्के हुक्के एक दो। कौन से राज्य पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? कौन से राज्य सबसे पहले कहाँ पे आता है मानसून? केरल में आता है ना? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है, जिस समय यह जमीन को छुएगी, जिस समय यह जमीन को छुएगी उस समय इसमें डैश उड़ जाओगे। ऊपर से छोड़ा गया, जमीन को छुएगी। इसमें काइनेटिक एनर्जी, हाँ ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पीवाई क्यू का, ये तो सेम क्वेश्चन। किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा था? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कोलकाता का बंदरगाह। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। भारतीय रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? RCF, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया कि पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको। कपूरथला, पंजाब, ठीक है। महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की। दांडी गुजरात के किस जिले में है? दांडी गुजरात के किस जिले में है? ये है आपका नवसारी में। ये पहले भी आ चुका है, तीन चार बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय ने इतने टैंकों के लिए कितने मूल्य के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? अगेन करंट अफेयर का यार, बहुत सारे करंट अफेयर क्वेश्चन दे दिया आई थिंक। पौधों में मादा प्रजनन अंग के भागों का सही क्रम कौन सा है? अंडाशय, वर्तिका, पुष्पासन, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन, ये सही लग रहा है सेकंड वाला। अंडाशय नहीं, वर्तिकाग्र ही आना चाहिए। ये हो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा किला बनाया? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाया था? उदयी ने। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। काफी फेमस चीज, आपको पता ही होनी चाहिए। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों यानी फंक्शन कीज होती हैं, F वाली, कितनी होती हैं? F12 तक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते पहली बार डैश द्वारा सुनाया गया था? सत्यमेव जयते पहली बार सुनाया गया था मदन मोहन मालवीय द्वारा। ये पीवाई का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग डैश का एक प्रतीक है। हरा रंग किसका प्रतीक होता है? हरियाली का। मिट्टी और समृद्धि के संबंध में ये होना चाहिए। वीरता का तो केसरी होगा। त्याग का, सत्य का, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट लग रहा है हरे रंग के लिए तो, ठीक है। काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पतियों में पाई जाती है? वनस्पतियाँ में पाई जाती है काई, लाइकेन, ये सब किस प्रकार की टुंड्रा प्रजातियाँ ना? ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो आपको पता होनी चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय प्राकलन के तरीकों में से एक नहीं है? तो नेशनल इनकम की जो मेथड्स होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है? बैंकिंग मेथड तो कोई होता नहीं है। व्यय, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन और इनकम मेथड होता है। तो बैंकिंग विधि तो नहीं होती है नेशनल इनकम काउंट करने की, इन कैलकुलेट करने की। हाल ही में 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित, ये तो बहुत बार पूछा गया मॉक टेस्ट में, इसका आई थिंक अमिताभ बच्चन जी हैं शायद। वैसे ऑप्शन सी भी है तो जाना चाहिए ठीक है, और पूछा जा चुका है आई थिंक वो बहुत बार। कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। कार्बन का संयुक्त रूप, आई थिंक हीरा तो सबसे शुद्ध रूप है ना कार्बन का, तो ये संयुक्त नहीं होना चाहिए आई थिंक। लेट्स सी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होता है आपका बाहरी कोड। ठीक है। आंतरिक कोड कैसा होता है आपका? ठोस होता है। बाहरी जो होता है ये मैग्मा टाइप का होता है। यही आपके जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। संसद संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा का पर प्रावधान में संशोधन कर सकती है। भारत की आधिकारिक भाषा के संबंध में जो संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, वो बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी के साथ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आधिकारिक भाषा की बात चल रही है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो सेंटर कर सकता है अपनी मर्जी से। ठीक है। साधारण बहुमत के साथ हो सकता है। आसान सवाल है। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी डैश पर एक पुस्तक है। अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण है। काफी बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बारालाचा दर्रे में विपरीत दिशा में चंद्रा और भागा, दो धाराएं किसकी हैं भाई? ये चेनाब की है। चंद्रा और भागा बहुत बार पूछी गई है, याद रखना है आपको। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। लीजिए, ऑलमोस्ट सारी कर ली हमने। इसमें हमने केवल 34 अटेम्प्ट किए, 6 क्वेश्चन शायद उसके करंट अफेयर के हमने स्किप किए, बाकी तो ऑलमोस्ट सारी अटेम्प्ट कर चुके हैं हम। ठीक है। और सबसे तुक्का उक्का अगर मारना है तो लेट्स सी, देख लो अगर आपको तुक्का उक्का मारना हो तो। ये सारे करंट अफेयर के हैं, ये साइंस का है, फिर करंट अफेयर के हैं सारे। क्या ही तुक्का मारोगे, ये साइंस का है, इसमें तुक्का मारना है तो मार दो बीएससी। ठीक है। एक आधा और तुक्का मार दो, 95 96 चला जाएगा। हम्म, रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम त्रिसेवा योजना सम्मेलन कहाँ को क्या कहा गया? त्रिसेवा, त्रिसेवा सी के साथ जाएं क्या? त्रिसेवा समृद्धि हो सकता है, त्रि मतलब समृद्धि हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाते हैं इसमें। बस बहुत है ना, 96 हो गए, इतना ही रखते हैं, सबमिट करते हैं। हालांकि अभी अपने पास 3 मिनट और है, बट कोई नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका है। सबमिट कर दो। ठीक है। लेट्स सी। आसान था, मैथ्स और रीजनिंग तो काफ़ी आसान थे। लो, केवल 3 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, उसमें भी शायद लास्ट वाले जो दो तुक्के हमारे उसमें से भी एक आधा सही हो गया होगा तभी, और शायद दोनों ही सही ना हो गए हो तुक्के अब ये मत कह देना कि, ठीक है, 3 ही गलत हुए हैं, तो शायद हो सकता है दोनों गलत हुए हों वो, या फिर हो सकता है उनमें से सही हो गए हों, बट 3 ही गलत हुए हैं, कोई नहीं। आसान था पेपर, काफ़ी आसान पेपर था, और 90 प्लस तो एक्सपेक्टेड था ही, मतलब होना चाहिए इसमें। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस छूटे हैं हमारे, और इनमें से कुछ वो वाले भी छूटे हैं जो ऑलरेडी पीछे मॉक टेस्ट में पूछे गए, बट मेरे को याद नहीं थे। तो अगर वो भी याद होते तो आई थिंक 95 तक आया था। अगेन, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो मैं आपको क्या कहता हूँ, इससे ज़्यादा खुश होने की या हवाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेम क्वेश्चंस अगर पीछे वाले रिपीट हुए तो इससे इसका मतलब ये नहीं कि आपके 90 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं तो बहुत तीर मार दिया कुछ। सभी के इतने आएंगे लगभग, सभी इसमें 88 90 प्लस ही जाएंगे। ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको एज अ प्रैक्टिस लिया करिए। ठीक है। एज अ प्रैक्टिस ये क्या करेगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। ठीक है। लास्ट टाइम में आपका कॉन्फिडेंस अप करेगा कि ठीक है यार, चीज़ें सही चल रही है ना, पेपर कल से है, तो चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी एग्जाम में होगा कि आपका जीके जीएस का ही तो लेवल चेंज हो सकता है बस, जीके जीएस का अप हो जाएगा लेवल, बट मैथ्स और रीजनिंग तो आपके वही रहेंगे ना जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल कर सकते हो स्कोर। तो मैथ्स और रीजनिंग को अपना 100% देना, और इसमें कोशिश करनी है कि इसका कुछ भी ना छूटे। एक या दो क्वेश्चन की गुंजाइश लेके चलो, वो भी रीजनिंग में ही कर सकते हो। मैथ्स में तो क्या ही गुंजाइश लोगे आप गलत करने की। रीजनिंग में ऐसा हो सकता है कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष कह रहा हूँ, वो वाले जो एजम्पशन बेस्ड होते हैं और
कोई लॉजिक नहीं मिला, तो इस तरह से अगर एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया तो हो गया, नहीं तो मैथ्स में तो क्या ही गलत होगा। सिली मिस्टेक्स मान लो तो 2 क्वेश्चन का भी अगर आप एरर लो तो 58। बट मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी नहीं होने चाहिए गलत, क्योंकि जीके जैसा आप सभी को पता है बहुत रैंडम आने वाली है, इसीलिए यहाँ कोशिश करना है आपको कि 60 में से 60 लिए जाएं। और बाकी जीके जीएस में 40 में से 20 भी अगर फंस गए तो 78 या 80 आपके मार्क्स हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा। जिस हिसाब से अभी ग्रेजुएशन का ट्रेंड रहा है ना, उस हिसाब से 80%, 80+ अगर लेवल वही रहता है तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। ठीक है, तो भाई मॉक टेस्ट लगाओ, बाकी मॉक टेस्ट लगाते रहो बढ़िया तरीके से। अब तो आपका सभी का एग्जाम हो जाना है 8-10 दिन के अंदर, तो अच्छे तरीके से क्या करिए, मॉक प्लस रिवीजन, ठीक है, करते रहिए। ठीक है, और अगर आपके पास मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप जाके टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप यूज़ करिए मॉक 10, उसके माध्यम से आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो जाकर खरीद सकते हो, अगर है तो आप क्या करेंगे, आप डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे बढ़िया तरीके से, और जो भी चीज़ें अब तक आपने पढ़ी है या नोट्स बनाए हैं उनका आप रिवीजन अच्छे से करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए फिर आप सभी को बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अब आपको पता है आपके कल से एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, शुरू होने वाले हैं, तो सभी को बहुत बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से करके आइए, सभी के मार्क्स बहुत बेहतरीन आए। ऐसी में क्या कहते हैं, प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना क्या, इच्छा व्यक्त करता हूँ, इच्छा भी नहीं मतलब आप सभी के लिए ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि सभी बच्चों के मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे आए, जिसने भी बहुत अच्छी मेहनत की है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ना घटे, है ना, सब मेहनत के अकॉर्डिंग अच्छी अच्छी चीज़ें हो आपके साथ। ठीक है, चलिए बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।